अध्याय 383 अंतिम सत्य। लूसी को अचानक लगा कि यह लड़की उसके दिमाग से बाहर हो गई होगी। उसने असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या मेरा आपके साथ कभी अच्छा रिश्ता रहा है? मुझे डर है कि आपको कोई गहरी गलतफहमी है। शेन युआन यह कैसे नहीं बता सकता था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि उसने फिर भी साहस जुटाया और कहा, मास्टर सी, आप मेरे संपर्क के प्रति इतने प्रतिरोधी क्यों हैं? क्या आप डरते हैं कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता चला कि रात के 1 बजे कितने अच्छे हैं? लगता है लूसी ने कोई बढ़िया चुटकुला सुना है। उसने झुंझलाहट में अपनी बाउंहों के बीच में चुटकी काटते हुए कहा, मुझ पर उकसाने से काम नहीं चलता। हर कोई मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अकेले ही निकल जाएं। लूसी की पीठ को धीरे धीरे दूर जाते देख शेन युआन को क्रोध आया और वह फिर से उसके पीछे चिल्लाया, क्या यह मिशू की वजह से है कि तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो? दोपहर में उसे पहले ही पता चल गया था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता जरूर खास है। हालांकि बाहर ऐसी कोई अफवाह नहीं थी जो यह दर्शाती हो कि लूसी की पहले से ही एक प्रेमिका थी। इसके अलावा मिशू, जो इतनी छोटी थी, लूसी के साथ कैसे रह सकती थी? उसे मूल रूप से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लूसी वास्तव में उसके शब्दों के कारण फिर से अपनी राह पर रुक जाएगा। जब वह मुड़ा तो उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी और वह उसे घूर रहा था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आपसे घृणा करता हूँ, लेकिन मैं एक युवा लड़की को धमकाने से घृणा करता हूँ। हालांकि यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो मुझे लिन सिटी से शेन परिवार को पूरी तरह से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लूसी के शब्दों ने शेन युआन के दिल को कांप दिया, अप्रत्याशित रूप से उसके दिल में मिशू के महत्वपूर्ण स्थान से अनजान। वह क्षण भर के लिए सोच में पड़ गई। हालांकि वह जल्दी ही ठीक हो गई और बोली, मास्टर सी, चूंकि यह मामला है, चलो एक सौदा करते हैं। लूसी ने बाउंड उठाई। अब आप किस तरह की चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? शेन युआन धीरे से मुस्कुराया, आप इस सौदे के लिए सहमत होंगे? अगले दिन लियू लैन इसे और सहन नहीं कर सका और उसने मिशू के सामने कबूल करने की पहल की। उन्होंने एक अच्छी तरह से अछूते क्लब में मिलने की व्यवस्था की। वहां रास्ते में मिशू ने विशेष रूप से पूछा कि क्या लूसी आना चाहता है। हालांकि लूसी असामान्य रूप से तुरंत सहमत नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि कंपनी में कुछ मामले थे और उन्हें अकेले सावधान रहने के लिए कहा। मिशू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार लूसी पूरे लू परिवार को संभालती थी और उसके लिए उसकी तरह हर दिन समय निकालना असंभव था। इसके अलावा लियू लैन के साथ अतीत पर चर्चा करना कुछ ऐसा था जिसे मिशू अकेले ही संभाल सकती थी। निजी कमरे में जैसे ही लियू लैन ने मिशू को देखा, वह उन्हें मार्गदर्शन करने वाले वेटर को नजरअंदाज करते हुए अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और सीधे मिशू के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मिशू को देखकर वेटर चौंक गया और थोड़ी देर के लिए कमरे का माहौल बेहद अजीब हो गया। मिशू ने तुरंत उसकी मदद की और तभी उसने वेटर से कहा, अब आप जा सकते हैं। बाद में अपने रेस्तरां से कुछ विशेष व्यंजन लेकर आएं। हाँ, वेटर को पता था कि उसे अब चले जाना चाहिए, इसलिए वह जल्दी से जाने के लिए मुड़ा और सोच समझकर अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं होने पर मिशू ने लियू लैन को एक कुर्सी पर बैठने का समर्थन किया और कहा, आप बैठ सकते हैं और धीरे धीरे बात कर सकते हैं। अपने आंसू पोंछते हुए लियू लैन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। मिस मैं आपसे मेरे पति को बख्शने की विनती करती हूँ। हमारा पूरा परिवार जीविकोपार्जन के लिए उस पर निर्भर है। उसके बिना मेरी बेटी स्कूल की फीस वहन नहीं कर पाएगी। मिशू ने अपनी आंखें नीची कर ली और सोचा कि लूसी ने उसकी वजह से लियू लैन के परिवार से निपटने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। जब तक आप मुझे वह सब कुछ बताते हैं जो आप जानते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको और आपके परिवार को दोबारा किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। मेज पर लियू लैन के हाथ अनायास ही मट्टायों में बंध गए। वॉन एक वास्तव में उस समय बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था। अधिक विशिष्ट बने। मिशू ने अधीरता दिखाई। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। मिशू के चेहरे को देखकर लियू लैन काफी देर तक कंबा में रही। उसके मन में बाइलिंग से पहली बार मिलने की छवि धीरे धीरे उभरी। उस समय जागीर चरम मौसम में थी, काम की कमी थी और निपटने के लिए कई विविध मामले थे। प्रबंधक ने शारीरिक कार्यों में मदद के लिए बाहर से कुछ अस्थायी कर्मचारी ढूंढने का निर्णय लिया। लियू लैन को उस दिन प्रबंधक की अधिसूचना प्राप्त हुई और वह काम पर आने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए जानकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था। कार्य पूरा करने के बाद वह उनके लिए पेरोल की प्रक्रिया करेगी।
अस्थायी श्रमिकों के इस समूह को यहाँ 5 दिनों तक काम करने की आवश्यकता थी और उन्हें प्रतिदिन 200 युआन का भुगतान किया गया था। कई लोगों ने साइन अप किया। जब ओल्ड वांग, जो जागीर में सफाई के प्रभारी थे, ने अपने बेटे की सिफारिश की तो मैनेजर सीधे तौर पर सहमत हो गया। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ओल्ड वांग हमेशा अपने काम में मेहनती रही है, प्रबंधक बिना ज्यादा सोचे समझे सहमत हो गया। अप्रत्याशित रूप से ओल्ड वांग का बेटा एक गंभीर कार्यकर्ता नहीं था। उन्होंने केवल एक दिन काम किया लेकिन मांग की कि वित्त विभाग उनके वेतन का भुगतान करे। लियू लैन ऐसे बदमाश से निपटने में असहाय थी, इसलिए वह रिपोर्ट करने के लिए मैनेजर के पास गई। उस समय प्रबंधक बहुत गुस्से में था और ओल्ड वांग को यह पूछने के लिए बुलाने वाला था कि क्या हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से कार्मिक विभाग ने कहा कि ओल्ड वांग ने आज बीमार छुट्टी ले ली है। प्रबंधक, जो पहले से ही गुस्से में था, बुजुर्ग ओल्ड वांग पर हमला नहीं करना चाहता था और उसने बस अपना हाथ लहराया, जिससे हो नान को जाने दिया गया। लियू लैन उसे एक दिन के काम के लिए भुगतान करने के लिए ले गया, लेकिन रास्ते में हो नान ने सिगरेट पीने पर जोर दिया। अध्याय 384, बाई लिंग के साथ पहली मुठभेड़। जागीर में धूम्रपान की अनुमति नहीं है। मैं तुरंत आपको पैसे हस्तांतरित कर दूंगा। धूम्रपान करने के लिए बाहर जाइए। लियू लैन हो नान जैसे लोगों को नापसंद करते थे और उनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हो नान पूरी तरह से निडर था। उसने सिगरेट जलाई, उसे अपने मुंह में रखा और उत्तेजक रूप से लियू लैन की ओर अपनी बाउंड उठाई। मैं यहाँ धूम्रपान करना चाहता हूँ। तुम मेरा क्या कर सकते हो? सिर्फ एक पैसा प्रबंधन करने वाला अकाउंटेंट। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई बड़े नेता हो? लियू लैन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, लेकिन उसका गुंडा रूप देखकर उसे थोड़ा डर लगा। वह इस गुस्से को सहकर ही आगे बढ़ सकीं। जैसे ही दोनों वित्त विभाग पहुंचने वाले थे, लियू लैन के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले एक महिला की चीख अचानक पीछे से आई। वह जल्दी से मुड़कर देखने लगी और उसने देखा कि हो नान का सिगरेट का बट सीधे एक महिला की बाह पर दब रहा है। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया और इसके बजाय गुंडागर्दी वाला रवैया अपनाया। उफ, मैं राख झाड़ना चाहता था। गलती से तुम्हें जलाने की उम्मीद नहीं थी। तुम भी गलत हो। अगली बार मुझसे दूरी बनाए रखना याद रखें। महिला ने निराश होकर उसे टस्कायोना दृष्टि से देखा, अपने घायल हाथ की जांच करने के लिए अपना सिर नीचे किया और पुलिस को बुलाने के लिए तैयार लग रही थी। यह जागीर का चरम मौसम था और लियू लैन किसी से भी बेहतर जानता था कि जागीर प्रतिदिन कितना लाभ कमाती है। वह इस महीने जितना संभव हो उतना बोनस प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि पुलिस जागीर पर दिखाई दे, जिससे बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे उसने हो नान से माफी मांगने की पहल की। मिस, मुझे सच में खेद है। आइए मैं आपको पहले घाव को संभालने के लिए कार्यालय ले चलता हूँ। कृपया अपने आप को उसके स्तर से नीचे न गिरम। हम किसी भी मुद्दे को निजी तौर पर हल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? भारी तेल का ड्रम पकड़े हुए महिला ने यह सुना और सिर हिलाया। ठीक है, पहले मुझे घाव का इलाज करने के लिए ले चलो। हम अन्य मामलों पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। अपनी समझ के लिए धन्यवाद। लियू लैन को खुशी हुई कि उसने मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया और तुरंत हो नान को संकेत दिया। हालांकि उसे अधिक उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार विला में दिन भर में कई लोगों ने हो नान की अवज्ञा के बारे में शिकायत की और बताया कि कैसे वह मदद से अधिक एक बाधा था। अप्रत्याशित रूप से हो नान इस बार असामान्य रूप से सहयोगी था, बहुत उत्साही था और उसने घायल अतिथि को तेल ड्रम ले जाने में मदद करने की पेशकश भी की। महिला पहले हो नान से बहुत सावधान थी, लेकिन घाव बहुत दर्दनाक था और तेल का ड्रम थोड़ा भारी था, इसलिए उसने इसे हो नान को सौंप दिया। फिर इसे पकड़ने में मेरी मदद करें। आप इसे बाद में मुझे लौटा सकते हैं। ठीक है, अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे सचमुच खेद है। मुझे नहीं पता था कि आप विला में मेहमान थे। कृपया घाव को संभालने के लिए निदेशक लियू के साथ जाएं। मुझे सचमुच खेद है। हो नान, जो शायद ही कभी इतने विनम्र होते थे, झुके और माफी मांगी और कई तरह के शब्द कहे। लियू लैन ने उसे आश्चर्य से देखा। हालांकि उसे उसके रवैये में अचानक बदलाव अजीब लगा, लेकिन अगर इससे समस्या को सुलझाने में मदद मिली तो उसने इसका स्वागत किया। महिला की बाह पर घाव शुरू में दर्दनाक था, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं था। इसने केवल एक उथला निशान छोड़ा। लियू लैन ने घाव को तुरंत साफ किया और सावधानी से पट्टी बांधने से पहले उस पर कुछ दवा लगाई। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ अन्य मामलों पर भी ध्यान देना है। जहां तक मुआवजे का सवाल है, कृपया अपने प्रबंधक को बाद में मेरे पास आने दें। मैं ऊपर के कमरे 8305 में रह रहा हूँ। बाई लिंग। महिला के हाव भाव सौम्य थे,
ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई फायदा उठाएगी। लियू लैन ने बार बार सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहें, हमारी जागीर इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेगी। यदि आपके पास ध्यान देने के लिए अन्य चीजें हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द संतोषजनक उत्तर देने के लिए प्रबंधक को सूचित करूंगा। अच्छे से। बाई लिंग ने लिपटी हुई बांह पकड़कर धीरे से कार्यालय का दरवाजा खोला और चली गई। दरवाजे के बाहर हो नान इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। बिना किसी स्पष्ट कारण के टकटकी ने बाई लिंग को असहज महसूस कराया। बाउंड चढ़ाते हुए उसने बिना पीछे देखे हो नान के हाथ से तेल का ड्रम ले लिया और चली गई। लियू लैन ने पीछे से पीछा किया और हो नान को देखकर उसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। तुम मेरे साथ मैनेजर से मिलने आओ। यह मामला आज खत्म नहीं हुआ है। मैं मैनेजर से नहीं मिलूंगा। मेरी माँ के खाते से जो भी रकम चाहो काट लेना, बस मुझे आज का वेतन दे दो। हो नान ने अपना अनुचित रवैया फिर से शुरू कर दिया। लियू लैन क्रोधित हो गया। आप जागीर के एक अतिथि को अपमानित करते हैं और फिर भी अपना वेतन चाहते हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा? आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? जागीर अब नकारात्मक खबरों से सबसे ज्यादा डरती है। यह मत सोचो कि मैं अज्ञानी हूँ। जल्दी से मुझे पैसे दो। यदि आप उस महिला को मुआवजा देना चाहते हैं तो इसे मेरी माँ के वेतन से काट लें। तुम सचमुच एक पुत्रवधू हो। लियू लैन ने बावहीना तरीके से उसका मजाक उड़ाया। हो नान को उसके उपहास की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या मेरी माँ अंत में अपनी कमाई का सारा पैसा मुझे नहीं देगी? बकवास बंद करो। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा। अध्याय 385 धमकी देना। लियू लैन वास्तव में इस तरह के व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी, खासकर यह देखते हुए कि 200 युआन एक महत्वपूर्ण राशि नहीं थी। उसने बस उसे पैसे दिए। एक बार जब हो नान को पैसे मिल गए तो वह तुरंत चला गया। जब लियू लैन ने काम खत्म किया तो उसने जानबूझकर अपने आसपास पर ध्यान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हो नान आसपास नहीं था। तभी उसने अपनी सावधानी पूरी तरह से कम कर दी। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन पहाड़ी सड़क पर एक गंभीर दुर्घटना हुई और दुर्घटना की नायक वह महिला थी जिसे हो नान ने पिछली रात सिगरेट से जला दिया था। लियू लैन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही अधिक भयभीत हो गई। हालांकि जागीर के प्रबंधक ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपना मुंह बंद रखे, ऐसा मान रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। इसलिए जब पुलिस पूछताछ करने आई तो लियू लैन कुछ भी न जानने का नाटक करते हुए चुप्पी साधे रही। पुलिस को संदेह नहीं था कि यह छोटी घटना कार दुर्घटना से संबंधित थी। उस समय उन्होंने केवल पार्किंग स्थल में निगरानी फुटेज की जांच की और जागीर के अंदर सभी निगरानी वीडियो की जांच करने के बारे में नहीं सोचा। इस घटना को अंततः एक दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह सब सुनने के बाद मिशू की आंखें पहले से ही लाल थीं। उसने लियू लैन को घूर कर देखा। उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी, मानो वह बदला लेने के लिए नरक से बाहर निकली हो। तो फिर तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों की कि ठगों ने तुम्हें परेशान किया? फिर क्या हुआ? लियू लैन ने त्यागपत्र में अपना सिर झुकाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, काम के बाद घर जाते समय कुछ ठगों ने मुझे एक संकीर्ण रास्ते पर रोक दिया। मदद के लिए मेरी पुकार ने कुछ दयालु राहगीरों को आकर्षित किया और ठग टिटा बितर हो गए। राहगीरों के आग्रह पर सभी एक साथ घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए। प्रारंभ में मैंने इन दोनों घटनाओं को जोड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस को रिपोर्ट करना समाप्त किया, हो नान लोगों के एक समूह के साथ मुझे ढूंढने के लिए आ गया। रात के 11:30 बज चुके थे। उपनगरों की सड़कों पर शहर की तरह हलचल नहीं थी। अब वहां बिल्कुल सन्नाटा था। केवल स्ट्रीट लाइटें और चांदनी हल्की सी चमक बिखेर रही थीं। लोगों के एक समूह ने सिगरेट पी और छोटे से रास्ते को धुएं से ढक दिया। नेता, आपने कुछ नई तरकीबें सीख ली हैं, यहाँ तक कि पुलिस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हो नान ने जमीन पर टाउकट हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। लियू लैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वे उसे घर के रास्ते में रोकने की हिम्मत करेंगे। उसने अवचेतन रूप से अपने बैग का पट्टा बंद कर लिया और बिना किसी गति के चेतावनी दी, तुम क्या चाहते हो? हो नान, क्या तुमने उन लोगों को अभी आने के लिए कहा था? हाँ। हो नान ने सिगरेट के बट को जमीन पर फेंक दिया और अपने जूते की नोक से धीरे से उसे बुझा दिया। डर गया क्या? चिंता मत करो, हमें तुम जैसी बूढ़ी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। क्या? लियू लैन भयभीत होकर कठोरता से खड़ी रही। उसने हो नान को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा। वह पीछे हटने का भी प्रबंध नहीं कर सकी और जैसे जैसे वह करीब आया,
उसकी सांसों की अप्रिय गंध उसके चेहरे पर फैल गई। मुस्कुराहट के साथ हो नान ने कहा, दरअसल यह कुछ भी नहीं है। यह उस महिला के बारे में है जो उस रात आपकी जागीर की सड़क पर मर गई थी। याद है हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था। मैं आपको यह बताने आया था कि उस रात के बारे में पुलिस के सामने बकवास न करें। मैं परेशानी नहीं चाहता, समझे? लियू लैन ने तुरंत सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, भले ही आप मेरे पास नहीं आए, लेकिन हमारे प्रबंधक ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि उस घटना का जिक्र पुलिस से न करें। यह बहुत अच्छा है। हो नान ने राहत की सांस ली, घूम गया और कुछ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जारी रखा। ठीक है भाइयों, चलो चलें। आज की यात्रा कठिन रही और मैं तुम्हें रात्रि भोज पर दावत दूंगा। भाई नान ने हाल ही में बहुत संपत्ति बनाई है, वह हमेशा सभी का इलाज करते हैं। पैसे कमाने के कुछ सुझाव हमारे साथ साझा करें। मजाक कर रहे कुछ लोगों की आवाजें धीरे धीरे खत्म हो गईं। लियू लैन रात के रास्ते पर काफी देर तक चकित होकर खड़ी रही और धीरे धीरे उसके अंगों में संवेदना वापस आ गई। वह वास्तव में बेकार गुंडों के इस समूह से निपटने में अच्छी नहीं थी। सौभाग्य से तब से हो नान उसे फिर कभी परेशान करने नहीं आया। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए जागीर के पास एक और मौत के साथ लियू लैन ने अपने काम के माहौल को बदलने का फैसला किया। कहानी इस बिंदु तक पहुंच गई और उस वर्ष की सच्चाई अब बिल्कुल स्पष्ट थी। हो नान ने गुप्त रूप से बाई लिंग के तेल ड्रम में अन्य ब्रेक तरल पदार्थ जोड़ दिया, जिससे बाई लिंग की कार के ब्रेक नीचे की ओर विफल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप बेहद गंभीर दुर्घटना हुई और बाई लिंग की तत्काल मृत्यु हो गई। एक दुखद अंत। मिशु चाहती थी कि वह अब हो नान को पकड़ सके और उसी विधि का उपयोग करके उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके, जिससे उसे मौत का डर महसूस हो। लेकिन साथ ही कारण ने उसे बताया कि हो नान जैसे किसी व्यक्ति से निपटने के 100 तरीके थे और सबसे कम सार्थक तरीका खुद को इसमें शामिल करना और अपनी जान जोखिम में डालना था। यह सोचते हुए मिशु ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी आंखों के कोनों से गिरने वाले आंसुओं को रोक लिया और अंतिम प्रश्न पूछा। उस रात मेरी माँ ने जागीर से केवल तेल का ड्रम उधार लिया था। इसका उपयोग करने के बाद उन्हें इसे वापस कर देना चाहिए था। क्या उसके बाद किसी ने ब्रेक फ्लूइड के उस ड्रम को छुआ है? लियू लैन को सच्चाई समझ में नहीं आई, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि मिशु तेल ड्रम के ठिकाने के बारे में क्यों पूछ रही थी। बहुत विचार करने के बाद उसने कहा, मैं सचमुच इस बारे में नहीं जानती। इन चीजों का प्रभारी श्रीमान है फीन, जो उपयोगिता कक्ष का प्रबंधन करता है। आप जाकर उससे पूछ सकते हैं। अध्याय 386, अपने पिता से शिकायत करें। तो क्या आपके पास अभी भी उसकी संपर्क जानकारी है? मिशु ने जल्दी से पूछा। लियू लैन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। होना चाहिए। आखिरकार एक वित्त का प्रभारी हुआ करता था। कई लोगों के घर के पते और खाते हैं, लेकिन अगर कोई इसे सीधे आपको देता है तो क्या उसे मेरी गोपनीयता लीक करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा? यदि आप मामले से संबंधित कुछ भी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको कानून द्वारा उत्तरदायी ठहराया जाएगा। मिशु ने बावहिना होकर उत्तर दिया। लियू लैन का दम घुट गया। इस बार वह अब और नहीं हियाके। इसके बजाय उसने अपना फोन खोला और दूसरे पक्ष की संपर्क जानकारी पाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दूसरे पक्ष की संपर्क जानकारी आसानी से पालेगी। सौभाग्य से, हालांकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में अपना फोन बदला है, लेकिन मेरी संपर्क जानकारी नहीं हटाई गई है आइटा। इसे ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। मिशु ने नंबर नोट कर लिया और कहा, धन्यवाद। यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो मैं फिर आपके पास आऊंगा। नाहसंदा, यदि कोई आज मुझसे आपकी मुलाकात के कारण आपके लिए चीजें कठिन बनाता है तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं। यह मेरा संपर्क नंबर है। लियू लैन को तुरंत यह याद आया और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। तब तुम्हें मेरी अच्छी तरह रक्षा करनी होगी। साथ ही मेरे पति का प्रोजेक्ट, वह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मिशु ने स्पष्ट रूप से देखा कि दूसरे पक्ष की आंखों की रोशनी कम हो गई। उसके मुंह के कोने मुड़ गए और उसने सहज मुस्कान के साथ कहा, लेकिन चूंकि आप पहले से ही इतने सहयोगी हैं, मुझे लगता है कि मास्टर सी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छी बात है। मिशु की बातें सुनकर लियू लैन आश्वस्त हो गया। इसी समय वेटर व्यंजन परोसने आया। घर जाने के लिए कैब लेने से पहले मिशु ने यहाँ लियू लैन के साथ रात का खाना खाया। अंदर आते ही मिफैंग ने घबराकर पूछा, दीदी, जांच कैसी चल रही है? मिशु ने जूते पहने और सोफे पर बैठ गई। मिजिंग और मियान ने जल्दी से उसे गर्म चाय और नाश्ता दिया और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। मिशु अपने छोटे भाइयों से खुश थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने चाय का कप नीचे रखा और सिर हिलाया।
हम मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह होनान था, लेकिन हमें अभी भी सबूत की आवश्यकता है। मैं कल सप्ताहांत में एक व्यक्ति से मिलने जाऊंगा, यह देखने के लिए कि क्या मुझे उससे कोई सुराग मिल सकता है जो मैं उस समय चूक गया था। मैं जा रहा हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मिफैंग ने तुरंत स्वेच्छा से काम किया। हालांकि मेजिंग और मियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी उत्सुकता से पता चला कि उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि मिशु उन्हें अपने साथ ले जा सकती है। वे सभी बाई लिंग के मामलों की गहराई से परवाह करते थे। मिशु के पास उन्हें मना करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वह केवल मिफैंग को वहां अकेले ले जाने के लिए सहमत हुई। मेजिंग निराशा में सोफे पर बैठ गई और शिकायत की, दीदी, क्या आप चिंतित हैं कि यायना और एक आपके रास्ते में आएंगे? क्या एक ने पिछली बार साबित नहीं किया था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मियान ने भी मिशु का हाथ दयाइता से पकड़ लिया। बहन, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जांच करना चाहता हूँ कि उस समय क्या हुआ था। बस मुझे अपने साथ ले जाने को राजी हो जाओ। मैं सचमुच तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मिशु ने आह भरते हुए कहा। लेकिन अगर हम घर पर नहीं हैं, तो जियोहे के बारे में क्या? क्या आप भूल गए हैं कि मिमियू भी घर पर रह रही है? इसका उल्लेख होने पर मेजिंग और मियान ने शिकायत करना बंद कर दिया। यदि वे आसपास नहीं थे, तो क्या होगा यदि बटलहू जियोहे के आसपास नहीं थे? क्या यह बाग की ममद में प्रवेश करने वाली भीड़ के समान नहीं होगा? मिमियू जियोहे के साथ जो चाहे कर सकती थी। यह सोचकर मेजिंग घृणा में शाप दिए बिना नहीं रह सकी। यह महिला हमारे घर से कब निकल सकती है? मैं अब उसे देखकर परेशान हो गया हूँ। मियान ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन उसने फिर भी अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, भाई, अब और मत कहो। अब हर कोई उसका बहुत अच्छे से मूल्यांकन करता है। आमपा, मेजिंग ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। जैसे ही उसने इतना कहा, बटलहू, जो आंगन के गेट की रखवाली कर रहा था, दौड़कर अंदर आया। बुजुर्ग महिला और मिस मिमियू वापस आ गए हैं। मेजिंग, जो अभी गुस्से में थी, अचानक पिकी हुई गेंद की तरह पिचक गई। दादी बहुत पक्षपाती हैं। उस महिला में ऐसा क्या अच्छा है? मैं वास्तव में नहीं जानता कि वांग यू और मिमियू ने दादी को किस तरह की हैरान करने वाली दवा दी थी। आप सभी घर पर हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, बुजुर्ग महिला ने आत्मीयता से मिमियू का हाथ पकड़ा और बाहर से अंदर चली गई। उसकी मुस्कुराती आंखों ने सभी के काओं को देखा, और जब आखिरकार उनकी नजर मिशु पर पड़ी, तो वे ठंडे हो चुके थे। चले जाओ, अपने कमरे में वापस जाओ। तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ जमे हुए हैं। मैं कहाँ बैठ सकता हूँ? तुम बिल्कुल नहीं जानते कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है। यह देखकर मिमियू ने तुरंत उसे आज्ञाकारी रूप से मना लिया। दादी, बहन के बारे में बात मत करो। बहन अभी बाहर से वापस आई होगी। वह थकी हुई होगी। मैं आपको आराम करने के लिए आपके कमरे में वापस जाने में मदद क्यों नहीं करता? बुजुर्ग महिला ने अपनी धुंधली आंखें सिकोड़ ली और ध्यान से समझा। ओह, तुमसे शराब की गंध आ रही है। आमपा, तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से नहीं सीखते हो। जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे, तो मैं उनसे शिकायत करूंगी और तुम्हें पीटने के लिए कहूंगी। दादी, नाराज मत होइए। बहन के पास पीने का कोई कारण होगा। मिमियू, मिशु को देखकर माफी मांगते हुए मुस्कुराई और जल्दी से उसे सीढ़ियों से चढ़ने में मदद की। अध्याय 387 से 387, सूचना प्रसारित करें। उसके पास क्या कारण हो सकता है? यह सब इसलिए है क्योंकि उसने ग्रामीण इलाकों में दूसरों से सीखा है। बुजुर्ग महिला चलते हुए बड़बड़ा रही थी। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल अपनी बेशर्म माँ की तरह है, जो दिन भर अपना काम नहीं करती और केवल पुरुषों को आकर्षित करना जानती है। वह उस समय के बारे में बात कर रही थी जब बाई लिंग और मियुन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। बाई लिंग हर दोपहर मियुन को खाना देने के लिए उसकी कंपनी में जाती थी। लेकिन बूढ़ी औरत को कैसे पता चल सकता था कि बाई लिंग ने मियुन से मिलने की जल्दी में लंच ब्रेक के दौरान 1 घंटा निकाल दिया था। सभी लड़के गुस्से में थे। मेजिंग ने शाप दिया, बेवकूफ बूढ़ी औरत, बहुत दूर मत जाओ। मेरी माँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। अब जब उन्हें गुजर गए इतने साल हो गए हैं, तब भी तुम उन्हें उनकी पीठ पीछे डांट रहे हो। यह मत भूलो कि मेरी माँ ने तुम्हारा सारा भोजन और कपड़े अपनी कंपनी से कमाए थे। थोड़ा गुस्सैल हो, यहाँ बकवास करना बंद करो। यह सुनकर बुढ़िया को क्रोध आया। मिमियू की रुकावट को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी छड़ी के साथ चली गई। मेजिंग की नाक पर इशारा किया और डांटा, मेरे बेटे ने मुझे अब खाना और कपड़े दिए हैं। तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है कि कोई उसके बारे में क्या कहता है? यदि सचमुच तुम में ऐसी रीढ़ है, तो स्वयं इस घर से बाहर निकल जाओ। मेरे बेटे ने जो पैसा कमाया है उसे खर्च मत करो।
मेरे लिए अपने पिता के पैसे खर्च करना स्वाभाविक है। आपने इस परिवार में एक पैसा भी नहीं कमाया। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? यह मत सोचिए कि आप अपनी उम्र का फायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मे जिंग भी गुस्से में थी। वह अब शिष्टाचार और पुत्रवधू की परवाह नहीं कर सकता था। वह केवल इतना जानता था कि यह बूढ़ी औरत मिमियू के पक्ष में थी और उसने उसकी माँ का भी अपमान किया था। भले ही आज मियुन वापस आए और उसे पीट पीट कर मार डाले, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे उसकी माँ के लिए दंड। जियो जिंग, बेशक मिफैंग भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब लड़ने का समय नहीं था। उसे चिंता थी कि जब मियुन वापस आएगा तो वह अपने भाई को अंधाधुंध दंड देगा। मेजिंग ने अभी तक जूनियर हाई स्कूल से स्नातक भी नहीं किया था। उसे अभी भी अपने पिता पर भरोसा करने की जरूरत थी। इस समय मियुन के साथ अनबन करना उनके लिए उचित नहीं था। मिमियू बुजुर्ग महिला को शांत होने के लिए मना रही थी। दादी, अपने आप को लिटिल जिंग के स्तर तक मत गिरवा, अभी भी सांवद नाजिल है। इतनी देर तक बगीचे में घूमते घूमते तुम थक गए होगे। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप आराम करने के लिए मेरे साथ अपने कमरे में वापस चलें। आप किसे बेसुध कह रहे हैं? मेजिंग ने अपने भाई का हाथ झटक दिया और अपना गुस्सा मतमे पर निकाल दिया। तुम एक हत्यारे की बेटी हो। आप यहाँ एक अच्छे इंसान होने का दिखावा क्यों कर रहे हैं? वाह, मैं नहीं मानता कि जब आपकी माँ को ये काम करने के लिए कोई मिल गया तो आपको कुछ भी पता नहीं था। जियो जिंग, मिफैंग को मेजिंग का मुंह ढकने में बहुत देर हो चुकी थी। मिमियू मौके पर पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने मेजिंग को अविश्वास से देखा। आपने किसे कहा कि वह हत्यारे की बेटी है? आपको मेरे बारे में ऐसा कहने का क्या अधिकार है? वह मौके पर ही रो पड़ी। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं और मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अतीत में बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन मैं गंभीरता से खुद को सही भी कर रहा हूं। मैं भी इसे आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में क्यों चिल्लाते रहते हैं और मुझ पर इसका आरोप लगाते रहते हैं? मेरी प्यारी पोती, रो मत। मैं उन्हें तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। बूढ़ी औरत ने मेजिंग की ओर देखा जो इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा और गर्दन लाल हो गई थी और गुस्से से बोली, तुम और अधिक अपमानजनक हो रहे हो। अब ममा से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे पिता के वापस आने से पहले मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। तो इसे करें। मेजिंग उसके सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची थी तो उसे अब किसी बात का डर नहीं था। वैसे भी जब तक ये दो लोग में परिवार में थे तब तक वह परिवार में कोई शांति नहीं पैदा करेंगे। कोने में सफाई की प्रभारी एक नानी ने मियुन को सूचित करने के लिए चुपचाप अपना फोन उठाया। मिशू ने केवल अपनी आंख के कोने से उसकी ओर देखा और वह इतनी डर गई थी कि उसने अपने फोन पर अपनी पकड़ लगभग खो दी थी। मिशू की आंखों की ठंडक सीधे उसके दिल की गहराई तक चली गई। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो मिशू पहले ही दूसरी ओर देख चुकी थी और उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। नानी ने राहत की सांस ली और तुरंत मियू को फोन किया और सारा दोष मेजिंग पर डाल दिया। ठीक है, मिशू ने इस प्रहसन को काफी देखा था। वह खड़ा हुआ और मेजिंग के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला की ओर देखते हुए कहा, जिसकी अभिव्यक्ति लगातार उग्र होती जा रही थी, ऐसा लगता है कि आप पिछली बार का थप्पड़ भूल गई हैं। छोटे कमीने, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मिशू के सामने बुजुर्ग महिला का अहंकार आधे से अधिक कम हो गया था, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से हार मानने का कोई इरादा नहीं था। जबकि इतने सारे लोग उसे देख रहे थे, वह एक जूनियर से इतनी भयभीत कैसे हो सकती थी कि उसने आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं की? तो भविष्य में इस परिवार में उसकी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? तो आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको लगा कि मैंने हिम्मत नहीं की? मिशू बस मुस्कुराई, लेकिन बुजुर्ग महिला कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुझे मारने की कोशिश करो। उसने अभी भी अपनी गर्दन को अनुचित रूप से सीधा किया, जैसे कि उसे यकीन हो कि मिशू उसे डरा रही थी। दीदी, उतावले मत बनो। यह देखकर मिमियू उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई और विनती की, पिताजी को जल्द ही वापस आना चाहिए। बेहतर होगा कि आप दादी से माफी मांग लें और मामले को जल्दी से खत्म कर दें। अध्याय 388 से 388, अंतिम विजेता। मेरी बहन माफी क्यों मांगे? मेजिंग ने मिशू के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और गुस्से से डराने लगा। बुजुर्ग महिला की तीखी आवाज को भी मात नहीं दी जा सकती थी। मियू, इस मामले से दूर रहो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह लड़की आज मुझे मारने की हिम्मत करती है। अगर उसने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं उसे आज वापस देहात में भेज दूंगा। मेरे परिवार को भविष्य में उसके जैसी बेटी नहीं मिलेगी। मेजिंग इतना गुस्से में था कि वह उससे झगड़ा करना चाहता था। मिशू ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। अपने उत्तेजित भाइयों की तुलना में
मिशू बहुत शांत थी। मुझे वास्तव में खेद है। वास्तव में इस मामले में आपका अंतिम निर्णय नहीं है। मैं अपने पिता के नाम मात्र की पहली बेटी हूँ, और मिमियो, जिसे आप महत्व देते हैं, वह सिर्फ एक नाजायज बेटी है। भले ही उसकी माँ की मेरे पिता से पहले ही शादी हो चुकी है, फिर भी वह घर तोड़ने वाली है। वह इस दाग को जीवन भर ढोती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने तब ढोया था। हर कोई स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिला भी उसका खंडन नहीं कर सकी। यह मामला मिशू ने अपने पिछले जीवन में संयोग से सुना था। पहले तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसने कई चीजें डकाम। और क्योंकि वह इस रहस्य को जानती थी, वह समझ सकती थी कि बुजुर्ग महिला बाई लिंग को कभी पसंद क्यों नहीं करती थी, लेकिन वांग यू के प्रति पक्षपाती थी, क्योंकि वे मूलतः एक ही तरह के लोग थे। बुजुर्ग महिला ने वांग यू के साथ अच्छा व्यवहार किया क्योंकि वह मानसिक रूप से विकृत थी। मेजिंग ने सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया जैसे कि उसे डर हो कि दूसरे लोग उसकी बात न सुन सकें। आह! तो दादी, आप भी उस समय घर तोड़ने वाली थीं। क्या मेरे पिता एक नाजायज संतान है? बकवास! मैं घर तोड़ने वाला नहीं हूँ। बुजुर्ग महिला इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा हरा हो गया और हौंसते हुए उसकी छाती जोर जोर से फूलने लगी। वह इतनी चिंतित थी कि वह अपनी छड़ी भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। मिशू की आवाज धीमी लेकिन बहुत तेज थी, जो लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों के लिए स्पष्ट रूप से सुनने के लिए पर्याप्त थी। तो आप यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि आप भी घर तोड़ने वाले थे? आप यह भी जानते हैं कि यह अपमानजनक है। फिर आपने वांग यू की रक्षा क्यों की और उसे बाहर एक नाजायज बेटी को जन्म देने दिया? तुम्हें क्या पता है, मुझे बस वांग यू पसंद है। वांग यू तुम्हारी माँ से ज्यादा मजबूत है, 100 गुना ज्यादा मजबूत। ममा मेरी पसंदीदा पोती है। वह तुमसे अधिक आज्ञाकारी, समझदार और संतान योग्य है। उसे मैं परिवार की सबसे अधिक प्रिय बेटी होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? बुजुर्ग महिला के शब्द और अधिक कठोर हो गए, और वह और अधिक उत्तेजित हो गई। मिशू ने फिर भी बावहीना होकर कहा, उस समय तुमने एक शादीशुदा आदमी को पसंद किया था और खुद को मैं परिवार की पत्नी बनाने के लिए शर्मनाक तरीकों का इस्तेमाल किया था। इसलिए जब आपका बेटा अपनी गोरी प्रेमिका को घर लाया, तो आपने उसे नापसंद किया और उन दोनों को एक साथ रहने से रोकने की कोशिश की। जब मेरे माता पिता डेटिंग कर रहे थे, तो आप महिलाओं को मेरे पिता से मिलवत रहे। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बेटे के पास एक और औरत है, तो तुम बहुत खुश हुए। वास्तव में आपको वांग यू पसंद नहीं है। आप बस दूसरों को अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश करते हुए देखना पसंद करते हैं, जैसे आप आज्ञाकारी होने का दिखावा करते हुए पहले किया करते थे। आप बस अपने घमंड को संतुष्ट करना चाहते हैं ताकि श्रीमती मे के रूप में आपकी पहचान अधिक वैध लगे। वास्तव में अंत में आपको वांग यू में एक घर तोड़ने वाले के रूप में पहचान की भावना मिली। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा में परिवार के लिए अपमानजनक रहेंगे। मिशू के शब्द शक्तिशाली थे। पूरा विला खामोश हो गया। किसी की भी धीमी आवाज में चर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि उनकी सांसें भी यथासंभव हल्की थीं। यह एक ऐसा रहस्य था जो उनमें से कोई नहीं जानता था। तभी में परिवार में लंबे समय से रुके नौकरों को एहसास हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाई लिंग ने उस समय क्या किया था, बुजुर्ग महिला उसे पसंद नहीं करती थी। पता चला कि यही कुंजी थी। बुजुर्ग महिला अवाक रह गई। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ बहुत देर तक कंपट रहे और वह खंडन करने के लिए कुछ नहीं कह सकी। यहाँ तक कि उसके जैसे अनियंत्रित व्यक्ति को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि मिशू सही थी। अपनी इच्छानुसार में परिवार में शादी करने के बाद अनगिनत बार उसका मजाक उड़ाया गया और वह अपना सिर भी नहीं उठा पाती थी। जब उसका बेटा एक सुंदर और प्यारी प्रेमिका को वापस लाया और उसकी अच्छी देखभाल की, तो उसकी ईर्ष्या बेवजह बढ़ने लगी। बाई लिंग का चेहरा उसके पति की पूर्व पत्नी के चेहरे से मेल खाता था। उसने अपने बेटे के सामने बाई लिंग को पागलपन से बुरा कहना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें तोड़ने के उद्देश्य से उसकी पीठ पीछे कई अंधी तारीखें भी पेश कीं। हालांकि उसने बाई लिंग और मियू के बीच के रिश्ते को कम करके आंका। अंत में उन दोनों ने सफलतापूर्वक शादी कर ली। उनके प्यार को देखकर उसने बाई लिंग को और भी अधिक परेशान किया। जब वांग यू प्रकट हुई, तो बुढ़िया की ईर्ष्या जो लंबे समय से शांत नहीं हुई थी, अचानक परमानंद में बदल गई। उसने वांग यू को ऐसे देखा जैसे वह खुद को देख रही हो। वह वांग यू पर लगभग इस तरह स्नेह करती थी मानो वह उसकी बेटी हो और बाई लिंग के साथ और भी अधिक बेरुखी से व्यवहार करती थी। मिशू सही थे। वह बस वांग यू से पहचान की भावना पाना चाहती थी। केवल वांग यू को बाई लिंग पर जीत हासिल करने में मदद करके ही वह अपने दिल में खुद को आश्वस्त कर सकी।
तो क्या हुआ अगर वैद पत्नी की जगह एक ग्रह विनाशक ने ले ली? अंत में वह अंतिम विजेता थी। अध्याय 389 संघर्ष विराम। क्यों, मैंने जो कहा वह सच है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं जानते कि क्या कहना है ना? मिशू ने व्यंग्य किया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने मिमियू को दूर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया, जो कुछ कहने ही वाली थी। बुजुर्ग महिला के सामने खड़ी हो गई और अचानक दहाड़ते हुए बोली, बोलो। बुजुर्ग महिला उसकी बातों से आश्चर्यचकित रह गई और उसके कंधे कांपने लगे। इससे पहले उसने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी छोटी लड़की से कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम मुझसे इस तरह बात करते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। चूंकि आप बड़े हैं, क्या आप कभी किसी कनिष्ठ के प्रति उतने दयालु रहे हैं जितना एक बड़े को होना चाहिए? मिशू ने अपनी बाहुं उठाई और चंचलता से उसकी ओर देखा। उसने विषय बदल दिया और कहा, ओह, मैं भूल गई। बेशक आपके पास है, लेकिन यह सिर्फ मिमियू के लिए है। इतना कहकर उसने अपनी अच्छी बहन की ओर देखा। मिमियू कांप गई और उसने बहुत जल्दी माफी मांगी। दीदी, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि आपके और आपके भाइयों के साथ इतने सालों तक इतना गलत व्यवहार किया गया है, लेकिन वास्तव में मेरा इरादा आपकी दादी का प्यार छीनने का नहीं था। जैसा कि आपने अभी कहा, आपकी दादी यही सोचती हैं। यदि आपको और आपके भाइयों को लगता है कि यह अनुचित है, तो मैं आपकी बात मानने की कोशिश करूंगा और इसे आपके ऊपर निर्भर करूंगा। तुम्हें नहीं पता, यहाँ तक कि मिफैंग भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, जब आप ऐसा कहते हैं तो आप शर्माते क्यों नहीं? मिमियू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और माफी मांगता रहा। जियो फैंग, मुझे खेद है। यह सब मेरी गलती है। मैं खुद को सुधारने और भविष्य में इसे आपके ऊपर निर्भर करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? उसने यह बात दयालुता और ईमानदारी से कही। जिन नौकरों ने हाल ही में उस पर अच्छी छाप छोड़ी थी, उन्हें तुरंत उस पर दया आ गई। मिशू ने उनके भाव देखे और भी अधिक खुश महसूस किया। मामू, आप उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बुजुर्ग महिला अभी भी मिमियू के लिए बोलने की कोशिश कर रही थी। दादी, आपसे विनती है, इस मामले को जाने दीजिए। पिताजी जल्द ही वापस आ रहे हैं। वह पहले से ही हर दिन बाहर कड़ी मेहनत करके बहुत थक गया है। आइए उसे अब अपने परिवार के बारे में चिंता न करने दें। मिमियू ने बुजुर्ग महिला के कान में सिसकते हुए कहा। बुजुर्ग महिला ने अपने दिल पर हाथ फेरा। मिमियू उसे बाहर निकलने का रास्ता दे रही थी। वह आज सबके सामने हार गई थी और वह मिशू के साथ उलझना जारी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वह प्रवाह के साथ चली गई और बोली, आप समझदार हैं। यही कारण है कि मैंने इतने सालों तक आप पर ध्यान दिया है। आप वास्तव में कुछ लोगों की तुलना में 10,000 गुना अधिक मजबूत हैं। चलो बात करने के लिए मेरे कमरे में वापस चलें। इस समय वह अभी भी मिशू से अहंकार से बात कर रही थी, लेकिन वह पहले की तुलना में बहुत अधिक संयमित थी। वह शायद जानती थी कि मिशू के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और वह उसके साथ दोबारा कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। वे दोनों सीढ़ियों तक एक दूसरे को सहारा देते हुए दयनीय लग रहे थे, जैसे कि वे वही लोग हों जिनके साथ अन्याय हुआ हो। उसे कम ही पता था कि सब कुछ उस बुजुर्ग महिला द्वारा बिना किसी कारण के बाईलिंग का अपमान करने के कारण हुआ था। दीदी, इसमें मियू से निपटना पहले जितना आसान नहीं है। सभी के टिटा बितर होने के बाद मियान अपनी बहन के पास गया और धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। कहने की जरूरत नहीं है, मिशू ने भी मिमियू में बदलाव महसूस किया। हालांकि उनका पलड़ा अभी भी भारी था। मिशू ने नासवफ का मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो, आइए कदम दर कदम वही करें जो हमें करना चाहिए। हालांकि जियो जिन के शब्दों ने आज मिमियू की याद दिला दी। अगर वह वास्तव में जानती है कि उस समय क्या हुआ था, तो मुझे डर है कि वह हमें अपनी जांच जारी रखने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। मिफैंग ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। अगर मिमियू को पता है कि वांग यू ने उस समय क्या किया था, तो वह निश्चित रूप से चिंतित हो जाएगी। हमें भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। उसे वांग यू को मामले को पलटने में मदद करने का मौका न मिलने दें। मेजिंग अंततः शांत हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी गलत बात कही थी। वह शर्मा गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने अभी बहुत तेजी से बोला, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपना मुंह बंद रखूंगा और मिमियू के सामने कभी भी कुछ भी उल्लेख नहीं करूंगा। अच्छी बात है। मिशू को राहत मिली। मियुन आज व्यस्त थी। घर पर नौकर का फोन आने के बाद वह जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर घर पहुंचे। हालांकि मिशू को अपने छोटे भाइयों को पढ़ाते देखकर उन्हें राहत मिली। आखिरकार मियुन के तनावग्रस्त चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम सबने खाना खाया? हाँ डैडी, बतलहू आपके लिए अपना हिस्सा बचा रहा है।
जाओ खाओ। मिशू ने मिजिंग को प्रश्न समझाने से पहले ऊपर देखने और उसका उत्तर देने के लिए समय लिया। जब मियून उनके पास से गुजरा तो उसने लापरवाही से पूछा, मम्मा और दादी कहाँ हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं देखता? मिजिंग ने चुपके से अपनी आंखें गामें और कहा। मियू ने दादी को आराम करने के लिए उनके कमरे में वापस जाने में मदद की। तो फिर मैं पहले उनसे मिलने जाऊंगा। मियू ने अपना सूट कोट उतार दिया और बटलर हू को सौंप दिया। फिर वह ऊपर जाना चाहता था, लेकिन आधे रास्ते में वह अचानक रुक गया और व्यक्तिगत रूप से उनमें से प्रत्येक के लिए एक कप गर्म दूध डालने के लिए रसोई में चला गया। उसने उन्हें फिर से ऊपर चलने से पहले इसे यथाशीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया। ऊपर बुजुर्ग महिला के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कमरे की कुंडी खुली हुई थी। मियून दरवाजे से अंदर की बातचीत सुन सकता था। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।